तो आइए शुरुआत करेंगे इस खूबसूरत सफर की और सबसे पहले बारिश की। अनुमान यह है कि दिल्ली में कल बारिश हो सकती है। अगले 1-2 दिन में यह सिलसिला जारी भी रह सकता है। फिलहाल गर्मी से बेहाल दिल्ली एनसीआर के लिए इससे बड़ी गुड न्यूज नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा रोमिता आपने, क्योंकि जिस तरीके से चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही है, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश झमाझम हो जाए। देखिए, भले ही दिल्ली एनसीआर में ये छुटपुट बारिश ब्रेक के बाद हो रही है, लेकिन मानसूनी बारिश का इंतजार अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो कहां अटकी है दिल्ली में मानसून के बादलों की कृपा, और कब कैसा होने वाला है अगले 2 से 4 दिनों का मौसम का मिजाज, चलिए आपको बताते हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली में मानसून आने की जो तारीख बताई थी वो तो आ गई, लेकिन वो बादल नहीं आए जिसका दिल्ली को बेसब्री से इंतजार था। फिलहाल दिल्ली राहत की फुहारों के इंतजार में है और सबके जहन में बस यही सवाल है कि दिल्ली के हिस्से की बारिश उसे कब नसीब होगी। तो खुशखबरी ये है कि ना तो बादल दिल्ली से दूर हैं और ना राहत की फुहारों के लिए अब दिल्ली को लंबा इंतजार करना है। खबर है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली में बादलों का डेरा जमने वाला है। हालांकि मौसम विभाग कोई निश्चित तारीख देने की जल्दबाजी में नहीं है। मुझे लगता है 1-2 दिन में हम दिल्ली का भी डेट दे देंगे कि दिल्ली कब आएगा। ठीक है, सो यही है। और तापमान जो है स्लोली फॉल होगा। आज शाम को हो ना हो, कल तो जरूर कल होगा बारिश, जो प्री मानसून थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। कल से थोड़ा थोड़ा शुरू हो रहा है। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये हालात कब रहेंगे? जब दिल्ली आएगा तभी हम तभी तो ये एरिया आएगा ना, जो प्लेन से। पहाड़ी में तो आ जाएगा 2-3 दिन में, लेकिन मेजर पार्ट ये जो प्लेन से, जैसे दिल्ली, ये एरिया थोड़ा क्रिटिकल एरिया है, तो हम लोग मॉनिटरिंग है। अच्छी खबर यह है कि 29 जून से दिल्ली में मौसम का मिजाज ठंडा पड़ने जा रहा है और 30 जून से बारिश का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। 28 जून की बात करें तो इस दिन दिल्ली का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रह सकता है और अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। 28 जून से लेकर 30 जून के बीच दिल्ली में गरज चमक के साथ फुहारें पड़ सकती हैं और आसमान में बादलों की आवाजाही से मौसम खुशनुमा बना रह सकता है। तो फिलहाल थोड़ा इंतजार करिए। जो हालात और जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें आप समझ सकते हैं कि अभी दिल्ली वालों को फिलहाल इसी मौसम से जूझना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से सेंट्रल यूपी के अंदर इस समय मानसून पहुंच चुका है, उसके बाद आगे उम्मीद हम कर सकते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और खासकर दिल्ली के लोगों को अगले 2-4 दिनों के अंदर राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। तापमान में कमी आएगी और हो सकता है कि मौसम यहां पर सुहाना होता हुआ नजर आए। मौसम विभाग की माने तो बारिश का असली रंग 1 जुलाई से जमने वाला है। एक तरफ जहां मानसून देश के तमाम राज्यों में एक्टिव है, वहीं उत्तर भारत के कुछ इलाकों में बादलों का इंतजार अब भी है। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में बादलों का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। आईएमडी ने 30 जून से 6 जुलाई के बीच पूरे देश में मानसून के एक्टिव हो जाने की भविष्यवाणी की है। उत्तराखंड में हालांकि मानसून अभी नहीं पहुंचा है, बावजूद इसके यहां बारिश का सिलसिला जारी है। देखिए, मानसून जो रिवाइवल तो हुआ है ना। आज गुजरात कवर किया है। आज जो लाइन है गुजरात का एंटायर कवर हुआ है, और जो मध्य प्रदेश भी ऑलमोस्ट एंटायर कवर है। उत्तर प्रदेश का जो चुर्क है वहीं से होकर के नेपाल और उत्तर प्रदेश बॉर्डर में है। अभी हम लोग दे रहे हैं ये, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जैसे उत्तर प्रदेश का लखनऊ, बनारस, ये कवर करेगा 2-3 दिन में। मौसम विभाग की सैटेलाइट तस्वीरों में देश में जमे बादलों के जमघट को साफ देखा जा सकता है। मौसम विभाग की माने तो 28 जून को बिहार के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 2 दिनों के बीच उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल में भी भारी से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 30 जून तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पश्चिम राजस्थान में भारी बारिश की भी भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है। दिल्ली में वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दिल्ली एनसीआर में भले ही मानसून का इंतजार हो रहा है, लेकिन देश के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी हां, और किसी किसी दिन तो बादल भी दिल खोलकर बरस रहे हैं। कहां बरस रहे हैं हमें कब दिखेंगे, ये बता दो। ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, आज दोपहर में भी ऐसा मौसम हुआ था, धोखा हुआ, लेकिन इंतजार अभी भी हम कर रहे हैं। तो देखिए, आपको पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश वाली तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। वैसे तो कई जगह बारिश का पूर्वानुमान है, लेकिन उत्तराखंड के 7 जिलों के लिए तो मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है।
जुलाई शुरू होने में महज 3 दिन का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले ही कई राज्यों में मानसून मेहरबान हुआ है। देश के कई राज्यों में बरखा बहार आई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इंद्र देवता सोमवार की सुबह से मेहरबान दिखे। हफ्ते के पहले दिन जब दून वासियों की आंखें खुली तो बारिश की बूंदें आसमान से बरस रही थीं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश के लिए 28 जून तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। शनिवार को जारी पूर्वानुमान में 29 जून को प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही जिला प्रशासन को सतर्क रहने को कह दिया गया है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जिले की हैं। बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन शुरू हो गया। पहाड़ से टूटकर मलबा हाईवे पर आ गिरा। रास्ते में मलबा आने के बाद कई वाहन फंसे हुए नजर आए। उत्तराखंड में बदले मौसम का असर केदारनाथ धाम में भी देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद केदार घाटी में तापमान गिरा है। इन दिनों केदारनाथ की यात्रा जोरों पर चल रही है। मौसम की दुश्वारियों पर श्रद्धालुओं की आस्था भारी है। मॉनसून की मेहरबानी पहाड़ों पर ही नहीं हुई, बल्कि मैदानी इलाकों में भी कई जगह बदरा जमकर बरसे हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन की हैं। जब बारिश नहीं हो रही थी तो बारिश की दुआ कर रहे थे, और जब बादल बरसे तो खूब बरसे। इतने बरसे हैं कि पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें गुजरात के राजकोट की हैं। गुजरात के जो इलाके बारिश की बाट जो रहे थे, वहां बारिश ने राहत तो दी है, लेकिन पानी इतना बरस गया है कि कुछ इलाकों में पानी जमा भी हो गया है। मौसम विभाग ने राजकोट समेत गुजरात के 15 जिलों में अगले 2 दिन बारिश का अनुमान जताया है। समय पर मानसूनी बारिश होने से न सिर्फ गर्मी से लोगों को राहत मिली है, बल्कि किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। उम्मीद है कि अगले 2 या 3 दिन देश के उन हिस्सों में भी मानसून की दस्तक हो जाएगी जहां अब तक प्री मानसून की फुहारें पड़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मौसम अगर सुहावना हो तो सैर सपाटा न किया जाए तो मौसम के सुहावना होने का फायदा क्या। तो चलिए अब मौसम के बाद थोड़ी सी सैर सपाटे की बात भी कर लेते हैं। लिए चलते हैं आपको हिमाचल प्रदेश के सोलन, जहां पर माता शूलिनी के मेले का भव्य आयोजन किया गया है। कोरोना का असर कम हुआ है तो मेले में खूब रौनक भी दिखाई दे रही है। दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं मां की शोभा यात्रा के दर्शन के लिए, और इस दौरान सिर्फ दर्शन नहीं कर रहे, खरीदारी भी कर रहे हैं। देखिए, गीत संगीत और नृत्य का उत्साह। शोभा यात्रा में लगते जयकारे, और भंडारे के आगे लगी भक्तों की कतार। ये खूबसूरत नजारा है हिमाचल प्रदेश के सोलन में लगने वाले माता शूलिनी के मेले का। कोरोना का साया कम हुआ तो इस मेले में भी रौनक आ गई। मेले में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। बच्चे, बुजुर्ग, जवान हुई या महिलाएं, सबके चेहरों पर खुशियां झूमती दिखी। मेले में शामिल होने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं। हरियाणा से हैं आप स्पेशली शूलिनी माता की इसके लिए? तो हर साल आती हो आप यहाँ पे? जब माता बुलाए 2 साल से तो कोरोना ही था। तो कैसा लग रहा है अब आपको? बहुत अच्छा है जी। हाँ जी, कैसा लगा बताओ? अच्छा लग रहा है आपको भी? है मेले में मां शूलिनी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान मां की पालकी के दर्शन के लिए हजारों भक्त बेकरार दिखे। मान्यता है कि मां पालकी में सवार होकर अपनी बहन से मिलने जाती हैं। भक्तों ने पुष्प वर्षा कर जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस शोभा यात्रा में कई झांकियां भी शामिल हुईं। मेले में आए भक्तों के लिए जगह जगह पर भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे संस्थाओं और भक्तों की ओर से लगाए गए थे। भक्तों ने भी पूरी श्रद्धा और चाव के साथ भंडारे में मां का प्रसाद चखा। मेले में सजी दुकानों पर हो रही जबरदस्त खरीदारी से दुकानदारों का भी उत्साह देखते बन रहा था।
दूर दूर से आए लोगों ने मेले के साथ हिमाचल प्रदेश के उत्पादों की भी खरीदारी का भरपूर आनंद लिया। मां शूलिनी के दरबार में लगने वाले इस मेले ने जहां भक्तों के विश्वास को ताकत दी, वहीं सोलन के कारोबार और पर्यटन को भी इस मेले से नई ऊर्जा मिली। सोलन से राजेश शर्मा के साथ गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको बद्रीनाथ लेकर चलते हैं। देखिए, बद्री विशाल के दर्शन के लिए इस साल श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अक्सर लोग बद्रीनाथ के दर्शन के बाद लौट आते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं उन जगहों के बारे में जो बद्रीनाथ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं और बेहद खूबसूरत नजारे यहां पर देखने को आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस बार ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि लोग बद्री विशाल के दर्शन के बाद लौट नहीं रहे हैं, जी हाँ, बल्कि आगे भी जा रहे हैं, खास करके माणा गांव की तरफ, जो कि भारत का आखिरी गांव है। इसके अलावा भी और कई जगह हैं जिन्हें आप बद्री विशाल की यात्रा के दौरान देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है शगुफ्ता कि ये कोरोना के बाद जो सारे लोग जो बाहर निकले हैं, लोगों को लग रहा है कितनी जगह हमारे देश में लोगों ने मिस की है, वो जरा देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो शायद इसी वजह से कवर कर रहे हैं। चलिए आप भी देखिए। जय बद्री विशाल का भाव मन में लिए श्रद्धालुओं का तांता भगवान के धाम में उनके भव्य दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहा है। चलते चलते कदम रुकते हैं, लेकिन आस्था की अलग ज्योति की तरह जलती रहती है। आज ये यात्रा आबाद रूप से जारी है, लेकिन अगर आपने बद्री विशाल के दर्शन कर लिए हैं तो आप वापस लौटने की जगह आगे बढ़िए, क्योंकि बद्रीनाथ धाम से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर आपको और भी खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे। बद्रीनाथ धाम में अगर आप पहुंचे हो और आपके दर्शन हो चुके हो, उसके बाद आप सबसे पहले बद्रीनाथ धाम से 500 मीटर की दूरी पे जो है लीला ढूंगी मौजूद है, जहां पे भगवान बद्री विशाल जी बाल रूप में भोलेनाथ और मां पार्वती को मिले थे, उसके भी दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर की दूरी पे देश का जो अंतिम गांव है माणा, जहां की हर कोई जाता ही है। भारत चीन सीमा पर मौजूद ये भारत का आखिरी गांव है, जो बद्रीनाथ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। माणा गांव गुफाओं से भरा हुआ है और कहा जाता है कि वेद व्यास ने गणेश को महाभारत के अपने प्रसिद्ध महाकाव्य का वर्णन इसी गांव की गुफा में किया था, जिसे अब व्यास गुफा के नाम से जाना जाता है। व्यास गुफा के पास ही मौजूद है व्यास पोथी, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं से स्वर्ग का रास्ता तय किया जा सकता है। माणा गांव में घूमने के लिए कई ऐसे स्थान हैं जहां पर्यटक पहुंचकर सुंदर वादियों का दीदार करते हैं। बहुत सारे तीर्थ स्थल जो कि यहाँ की जो पवन मंद के साथ, सुगंध के साथ इस भगवान बद्री विशाल जी के केदारखंड क्षेत्र को एकदम प्रभावित करती हुई जाती है। तो बहुत दिव्य स्थानों के आप दर्शन कर सकते हैं। यहीं से आप पाप और पुण्य का फैसला करने वाले वसुधरा की तरफ भी जा सकते हैं। माणा गांव से 5 किलोमीटर दूर पहाड़ी से गिरती जल की इसी धारा को वसुधारा कहा जाता है। कहते हैं जो इंसान पापी नहीं होता, उस पर इस रास्ते पर चलने पर दूर से ही इस पानी की बौछार के छींटे पड़ जाते हैं। बद्री विशाल के दर्शन के उपरांत यहाँ दिव्य तीर्थ स्थल का दर्शन यात्रीगण कर सकते हैं। बद्री विशाल से आगे माता मूर्ति मंदिर है, केशव प्रयाग, वसुधारा, लक्ष्मी वन, चक्र तीरथ, सतोपन कुंड और आगे स्वर्गारोही का दर्शन कर सकते हैं। जय बद्री। माणा गांव से चंद किलोमीटर दूर है सरस्वती नदी का उद्गम स्थान। सरस्वती नदी माणा से विलुप्त होकर सीधे प्रयागराज में दिखती है। व्यास गुफा के बाद सबसे पहले पहुंचते हैं भीम पुल, जो कि सरस्वती नदी के उद्गम पर बना हुआ है। कहा जाता है महाभारत के बाद स्वर्ग जाने के दौरान द्रौपदी रास्तों को पार नहीं कर पाई थी, तब भीम ने यहां सरस्वती के ऊपर चट्टान रखकर रास्ता बनाया था। आज इसी रास्ते को भीम पुल कहते हैं और यहीं पर सरस्वती नदी भी दिखाई देती है।
सुधारा रहेगा। बद्रीनाथ जी के पास यहाँ सरस्वती नदी दिखेगी और बाहर कहीं भी नहीं दिखेगी, खाली माना में दिखेगी सरस्वती नदी। भीमपुल से 2 किलोमीटर आगे बढ़ने पर सबसे पहले लक्ष्मी वन आता है। कहते हैं महाभारत के बाद जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो द्रौपदी ने यहीं पर सबसे पहले अपने प्राण त्यागे थे। इन तमाम धार्मिक स्थलों के भव्य दर्शन आप भी कर सकते हैं। अगर आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं तो बाबा बद्री विशाल के दर्शन के पश्चात थोड़ा और आगे बढ़िए। उन तीर्थ और ऐतिहासिक स्थलों के भी भव्य दर्शन कीजिए जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिरोही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आप सभी को मार्केट जाना तो पसंद होगा ही। बिल्कुल। कोई खास वजह? शॉपिंग, कपड़े, ज्वेलरी। देखिए, हम सबकी वजह कॉमन ही होती है कि शॉपिंग करने के लिए, लेकिन आज मैं एक आपको खास मार्केट में लेकर चलने वाली हूं। देखिए, इस बाजार में कई तरीके के शोरूम आपने देखे होंगे, लेकिन हम आपको जो शोरूम दिखाने वाले हैं वहां पर तीर्थ का संसार बसता है। और यही खास बात है इस मार्केट की, जहां पर एक की छत के नीचे सजा है पूजन सामग्री का भंडार। और ये स्टोर मौजूद है कोलकाता में, जहां पर आपको अध्यात्म की दुनिया दिखाई देती है। बिना कोई झंझट मुश्किल के आप यहां पर काशी से लेकर कामाख्या मंदिर और सोमनाथ से लेकर तिरुपति मंदिर तक के लिए प्रसाद बुक कर सकते हैं। तो जल्दी से एक नजर डालिए। अब तिरुपति से सोमनाथ, काशी से कामाख्या, कहीं भी आप पूजा कराना चाहते हो, इन मंदिरों का प्रसाद लेना चाहते हो, तो आपको इतनी लंबी यात्रा करने की जरूरत नहीं है। अलग अलग जगहों पर जाने की जरूरत नहीं है। बस इसके लिए कोलकाता चले आइए। सेंट्रल कोलकाता के चौरंगी इलाके में एक तीर्थ बसता है। जी हाँ, यहाँ एक ऐसा सुपरमार्केट स्टोर है जहाँ मिलती है हर तरह की पूजन सामग्री, सभी तीर्थ स्थानों का प्रसाद और सभी का पवित्र जल, भगवानों की मूर्तियाँ, धूप बत्ती, अगरबत्ती, सब आप एक ही छत के नीचे पा सकते हैं। यानी पूजा से जुड़ा पूरा संसार यहाँ सजाया गया है। इस स्टोर का नाम भी माय तीर्थ इंडिया है। इसके संस्थापक कहते हैं कि ये अपनी तरह का पहला आध्यात्मिक स्टोर है जहां आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। कोई भी तीर्थ यात्रा आकर यहाँ पर बुक कर सकते हो, कोई भी मंदिर का प्रसाद आकर बुक कर सकते हो, कोई भी पूजा सामग्री ले सकते हो, गंगा जल ले सकते हो, कोई भी ज्योतिष मिल सकते हो, कोई भी मंदिर का पूजा बुक कर सकते हो अगर आप जा नहीं पाते हो तो। सो वी ट्राई टू मिटिगेट द एंटायर प्रॉब्लम, द एंटायर स्पिरिचुअलिटी, हमारे कल्चर, हमारे पूर्वजों का जो हमारे देन है, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। दिस इज द फर्स्ट शोरूम। यहाँ से आप ऑनलाइन पूजा और ऑनलाइन प्रसाद की बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ गंगा जल की पूरी किट उपलब्ध है। मसलन आप गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज संगम का पवित्र गंगा जल यहाँ से ले जा सकते हैं। पूरा गंगा का जो जर्नी है, फ्रॉम गोमुख टू गंगोत्री टू ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, गंगा सागर, सब फुल अलग अलग जल लेकर हम लोग रखे हैं। इस तरह से यहाँ मंदिर की पूजा की किट उपलब्ध है, जिससे आप आसानी से पूजा कर सकते हैं। यही नहीं, आप यहाँ से कामाख्या मंदिर, ज्योतिर्लिंग, 4 धाम से लेकर कैलाश मानसरोवर तक सभी धार्मिक स्थलों का टूर तक बुक कर सकते हैं। इस स्टोर के जरिए आप देश के बड़े से बड़े ज्योतिषी के साथ संपर्क साध सकते हैं। कोरोना काल में जब लोगों को तीर्थ स्थानों में जाने में दिक्कत महसूस हुई, तब माय तीर्थ का आइडिया अस्तित्व में आया और अब ये कोलकाता में सुर्खियां बटोर चुका है। ऋतिक मंडल, गुड न्यूज टुडे, कोलकाता। और आइए अब लिए चलते हैं आपको मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश के उज्जैन में कमाल का काम हुआ है। 21 साल की लक्षिका ने अपने नाम एक कीर्तिमान स्थापित किया है। वो मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की सरपंच बन गई हैं। और पता है, ये खबर रोमिता को पहले से पता है, क्योंकि रोमिता भी मध्य प्रदेश से आती है, इसलिए इंटरेस्ट भी थोड़ा सा ज्यादा है इस खबर को लेकर। लेकिन हमें जानना बहुत जरूरी है। दरअसल बेटी की जीत से न केवल घर वाले खुश हैं, बल्कि गांव वाले भी इस जीत का जश्न मना रहे हैं। खास बात यह है कि युवती ने उच्च शिक्षा हासिल की। नौकरी के बजाय युवती ने अपने गांव की तस्वीर बदलने का सपना देखा और उसे साकार करने के लिए पंचायत चुनाव में उतर गई। चेहरे पर विजयी मुस्कान और जीत की चमक। जो मिल रहा है फूल मालाओं से स्वागत कर रहा है। परिवार का सिर फक्र से ऊंचा है तो गांव वाले भी
खुशी से गदगद हैं। आज लक्षिका की कामयाबी के चर्चे केवल उज्जैन में नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। दरअसल लक्षिका ने 21 साल की उम्र में सरपंच का चुनाव जीतकर नया कीर्तिमान रच दिया है। कीर्तिमान इसलिए क्योंकि पंचायत चुनाव में जीत हासिल कर लक्षिका मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की महिला सरपंच बन गई हैं और ये उपलब्धि उन्होंने अपने जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले हासिल की है। लक्षिका उज्जैन के चिंतामन जवासिया गांव की सरपंच बनी है। जाहिर है वो बेहद खुश हैं। सबसे पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद, इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। साथ ही मैं सबसे कम उम्र की जो युवा सरपंच बनने जा रही हूँ, इसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है। मैं चाहती हूँ कि गांव में अच्छा विकास हो और लोगों की समस्या सुलझा सकूँ, यही उम्मीद है मेरी। गांव को लेकर लक्षिका का विजन एकदम साफ है। गांव का विकास और वंचितों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। बुजुर्गों की पेंशन वगैरह रहती है, उसे मैं अच्छी तरीके से लागू कर पाऊं। जो पात्र वंचित रह गए उन्हें मैं वो पहुंचा पाऊं, राशन कार्ड लोगों तक पहुंचा पाऊं। साथ ही जो स्ट्रीट लाइट की समस्या है, पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, उन्हें को सबका समाधान निकाल सकूं, बस यही उम्मीद है। बेटी की कामयाबी पर परिवार वाले भी खुशी से फूले नहीं समा रहे। सबका कहना है कि लक्षिका के मन में बचपन से ही अपने गांव के लिए कुछ करने की इच्छा थी और ये इच्छा ही उन्हें इस मुकाम तक ले आई है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी भांजी लक्षिका डागर सरपंच पद पर चुनाव जीती है और वो विजय हुई है, अच्छे मतों से विजय हुई है। हम चाहते हैं कि गांव में वो पूर्ण विकास करे। बचपन से ही वो ऐसी है, सबसे मिलनसार है और सभी की जो है मदद करने का जो है उसके बचपन से ही उसमें ये है। लक्षिका मास कम्युनिकेशन में एमए कर रही हैं। वो उज्जैन में रेडियो जॉकी और न्यूज एंकर के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। अब उन्होंने अपने लिए नया रास्ता चुना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब असम का रुख कर लेते हैं, जहां पर मिशन जिंदगी लगातार जारी है। राज्य के कई जिले सैलाब की चपेट में है। लोगों की सांसों पर संकट आया हुआ है, लेकिन संकट की इस घड़ी में मुसीबत में फंसे लोगों के लिए देवदूत बनकर जवान सामने आ रहे हैं। बिल्कुल शगुफ्ता, कई मुसीबत हो हमारे देश में और देश के जवान वहां पर मौजूद न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों के साथ साथ बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भारतीय सेना मोर्चे पर जुटी है। लोगों को लगातार सुरक्षित स्थानों पर और राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। राहत सामग्री भी उन तक पहुंचाई जा रही है और राहत की बात यह भी है कि पानी का प्रकोप कई जगह पर अब कम भी होने लगा है। जिंदगी जब पानी से पनाह मांग रही हो, उम्मीद भरी निगाहें आसमान में आसरा ढूंढ रही हो, तो कभी पानी में दूर तलक राहत दलों की राह देख रही हो। ऐसे में सैलाब से घिरे लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए सुरक्षा बलों के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी को इस त्रासदी से सकुशल बचाकर निकालने में जुटी है रेस्क्यू टीमें। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना राहत और बचाव कार्य में दिन रात जुटे हैं। तस्वीरें असम के कछार जिले की हैं, जहां पानी के प्रकोप ने पीने के पानी की किल्लत पैदा कर दी है। दाने दाने को मोहताज हो गए हैं लोग। ऐसे में सेना के जवान मसीहा बनकर लोगों की मदद कर रहे हैं। कछार के मासिमपुर में एनडीआरएफ के जवानों को भी पहुंचने में मुश्किल हो रही थी, जिसके बाद सेना ने अपने जवानों को लोगों की मदद के लिए उतार दिया। राहत सामग्री के साथ जवान हर घर तक पहुंच रहे हैं। खाने के पैकेट दिए जा रहे हैं, पानी की बोतलें दी जा रही हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि जंग के मैदान में दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाली भारतीय सेना आपदा में किस तरह देवदूत बन जाती है। जवानों को अपने बीच पाकर उनसे खाने पीने की चीजें मिलने पर लोगों ने राहत की सांस दी है। लोग सेना की तारीफ के पुल बांध रहे हैं। असम के धुबरी में एनडीआरएफ के साथ बीएसएफ ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। यहां ब्रह्मपुत्र नदी के पानी ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। लाइफ बोट के साथ जवान किसी भी आपदा से निपटने के लिए लगातार गश्त लगा रहे हैं। असम के 28 जिले फिलहाल सैलाब की चपेट में हैं। 22 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। लोगों की मदद के लिए सरकार ने 564 रिलीफ कैंप लगाए हुए हैं। 116 राहत शिविरों के जरिए लगातार राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है।
सैलाब से सबसे ज्यादा प्रभावित असम का बारपेटा जिला हुआ है। बारपेटा में 7 लाख लोग बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। इसके बाद नागांव का नंबर आता है, जहां 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं कछार में 3.25 लाख के करीब लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। इस कुदरती आपदा के बीच रेस्क्यू टीमें पूरी शिद्दत के साथ लोगों की सहायता में जुटी हैं। नौगांव, करीमगंज, बारपेटा, कछार, दर्रांग और मोरी गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सैलाब के कहर की तस्वीरें मोरी गांव की हैं। पिछले कुछ दिनों की तुलना में हालात कुछ बेहतर हुए हैं, फिर भी 95,000 लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। इंसानों के साथ साथ जानवर भी बाढ़ की चपेट में हैं। असम राज्य डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक करीब 26 जानवरों की मौत हो चुकी है, जबकि कुल 1,07,000 जानवर बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको राजस्थान के जयपुर लिए चलते हैं, जहां एक खास अपार्टमेंट बनाया गया है। अब तक आपने इंसानों के लिए ऊंची ऊंची इमारतों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको पक्षियों के लिए बहुमंजिला अपार्टमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। पक्षियों के लिए इस बहुमंजिला अपार्टमेंट को एक व्यक्ति ने बनाया है। चिड़िया के लिए बनाए गए इन फ्लैट्स में इन दोनों जो चिड़िया हैं वो भी पहुंच रहे हैं, तो आप भी पक्षियों के लिए बनाए गए इस खास फ्लैट्स का दीदार करिए। इंसानों के आशियाने के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन अब चिड़ियों का आशियाना देख लीजिए। कंक्रीट की ऊंची इमारतों में बने फ्लैट्स में अब तक आपने सिर्फ इंसानों को रहते देखा होगा, लेकिन अब राजस्थान के जयपुर में पक्षियों के लिए एक बंगला बना है न्यारा। ये दरअसल चिड़ियों के लिए बनाए गए खास अपार्टमेंट हैं, जहां इंसानों की तरह पक्षी भी आराम और सुकून भरी जिंदगी बसर कर सकेंगे। इस 6 मंजिला इमारत में लगभग 2000 पक्षियों के रहने का इंतजाम किया गया है। 80 फीट ऊंची इस इमारत में चिड़ियों के लिए अलग अलग फ्लैट्स हैं और इन्हें तैयार करने के लिए गुजरात के कारीगरों की खासतौर से मदद ली गई है। इनसे चर्चा हुई और इन्होंने प्रस्ताव दिया, तो इनके कोई संपर्क थे गुजरात के, उनसे इन्होंने बात करी और उनको यहाँ लाके उन्होंने दिखाया। दिखाने के बाद में ये एक जगह चिन्हित करी कि यहाँ पे कबूतर घर पास में बना हुआ है, पक्षी घर, उसके जस्ट पास में तो ये दाना और पानी की व्यवस्था है, तो यहीं पे इसको बनाया गया और इसमें 2000 पक्षियों के रहने की व्यवस्था है। सर्दी, गर्मी और बरसात में ये सारी वातानुकूलित है उनके लिए। आज के परिप्रेक्ष्य में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के आवास तो बना लेते हैं, पर प्राणी मात्र, पक्षी मात्र की या पशु मात्र की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। ये लगभग 125 साल से 118-19 साल से गौशाला संचालित है और इस गौशाला का एक ही मिशन है, गौ माता की सेवा, प्राणी मात्र की सेवा, पक्षियों की सेवा। जिस तरह तेजी से फ्लैट कल्चर बढ़ रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं और कंक्रीट की एक दुनिया तैयार की जा रही है, इसकी मार पक्षियों पर पड़ रही है। इसको ध्यान में रखते हुए ये अनोखा अपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ पक्षियों के लिए तैयार किया गया है। यानी अब जिस सपनों के घर की आप और हम बात करते हैं, वो अब पक्षियों के लिए भी मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुड न्यूज दरअसल सामने आई है बॉलीवुड के गलियारों से। खबर यह है कि आलिया भट्ट मां बनने वाली हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर ये गुड न्यूज सबके साथ शेयर की है। आलिया भट्ट ने पोस्ट में बताया कि बहुत जल्द उनका बेबी आने वाला है। फैंस और सेलेब्स आलिया को बधाई दे रहे हैं। इसी साल 14 अप्रैल को रणबीर कपूर आलिया भट्ट ने शादी की थी और इस गुड न्यूज के सामने आने के बाद से कपूर और भट्ट परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। आलिया की प्रेगनेंसी पोस्ट पर उनकी मां सोनी राजदान और ननद रिद्धिमा कपूर साहनी का भी रिएक्शन आया है। रिद्धिमा ने हार्ट इमोजी बनाए हैं, तो वहीं उनकी मां सोनी राजदान ने लिखा, बधाई मामा एंड पापा लॉयन। आलिया को अपनी बेटी मानने वाले करण जौहर की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दादी बनने वाले हो आप। जियो अभी शमशेरा ब्रह्मास्त्र ऑल्सो। नीतू जी कॉन्ग्रेचुलेशन, थोड़ा दादी बनने वाले हो, कैसा लग रहा है? हमें बहुत खुशी हुई, आपसे ज्यादा हम खुश हैं। थैंक यू। जूनियर कपूर ऑन द वे। चलिए अब बात कर लेते हैं उस तस्वीर की भी जो सोशल मीडिया पर खूब देखी जा रही है। ये तस्वीर है भोजपुरी स्टार और सांसद निरहुआ और उनकी मां की। आजमगढ़ उपचुनाव में जीत के बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ अपनी मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे, जिसका एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को खुद दिनेश लाल यादव ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया।
वीडियो में निरहुआ मां से कहते हैं कि वो जा रहे हैं आजमगढ़, लोग उन्हें बुला रहे हैं। इस पर उनकी मां आशीर्वाद देते हुए उन्हें लोगों की भलाई के लिए काम करने की सीख भी देती है। एकदम सेवा कर पाई, जनता की सेवा कर। और आइए अब आपको लिए चलते हैं गुजरात के सूरत, जहां पर एक फैशन शो इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। देखिए, खास बात यह है शो की कि इसमें पारंपरिक भारतीय परिधानों को मॉडर्न लुक में दिखाया गया है। इंस्टीट्यूट के बच्चों ने ही कपड़ों के डिजाइन भी तैयार किए हैं और उन्होंने ही कपड़े को बनाया भी है। ये तस्वीरें सूरत की हैं, जहां इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी ने एक भव्य फैशन शो का आयोजन किया। तस्वीरों को देखकर इस फैशन शो की भव्यता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। गानों की धुन पर मॉडल्स ने जब रैंप पर वॉक किया तो वहां मौजूद हर शख्स देखता ही रह गया। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा ऑडिटोरियम गूंज उठा। जितना भव्य फैशन शो रहा, उतना ही खास इस फैशन शो का मकसद भी था। दरअसल इस फैशन इंस्टीट्यूट के छात्रों ने भारत की प्राचीन कलाओं को मॉडर्न फैशन का लुक दिया, जो वहां मौजूद लोगों को भी काफी पसंद आया। इनमें मथुरा की सांझी कला का भी इस्तेमाल किया गया। जी, इसमें खास बात यह है कि आज गुजरात में पहली बार एक सस्टेनेबल के ऊपर फैशन शो किया गया है। सस्टेनेबल जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें हमें लगता है कि आगे अपकमिंग जो भी फैशन आने वाला है या जो भी टेक्सटाइल आने वाला है वो सस्टेनेबल होगा ही होगा। अलग अलग लिबास और अलग अलग कलाओं के जरिए छात्रों ने बेहद दिलकश और खूबसूरत डिजाइन तैयार किए और उतनी ही खूबसूरती से इन डिजाइन को पेश भी किया गया। एक तरफ जहां भारत की प्राचीन कलाओं को मॉडर्न लुक दिया गया, तो वहीं ऑर्गेनिक कपड़ों के जरिए भी लिबास तैयार किए गए। इसके अलावा फैशन शो की खास थीम थी यूनिको। पहले थीम में इन लोगों ने कसूती के ऊपर किया था, जिसमें पाटन पटोला जो गुजराती की एम्ब्रॉयडरी है, उनकी एम्ब्रॉयडरी को उन्होंने जो साउथ का फॉर्म है एम्ब्रॉयडरी का, कसूती वाला फॉर्म, उसके अंदर क्रिएट किया। और सारे ऑर्गेनिक कपड़ों के ऊपर काम किया, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम किया हुआ है, जिसमें जो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेगा उसके ऊपर काम किया। और सबसे यूनिक कलेक्शन एक और अगर जो देखा जाए तो वो है गो एंड्रो। बेसिकली गो एंड्रो मतलब यूनिसेक्स कलेक्शन, जो आजकल के फैशन इंस्टीट्यूट में कहीं पर आपको दिखाई नहीं देते, पर इस इंस्टीट्यूट में पहली बार ऐसा यूनिसेक्स कलेक्शन डिजाइन किया गया है। फैशन शो में जिन कपड़ों को पहनकर मॉडल्स ने रैंप पर वॉक किया, वो तमाम कपड़े इंस्टीट्यूट के छात्रों ने न सिर्फ डिजाइन किए थे, बल्कि उन कपड़ों को खुद ही तैयार भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। थोड़ा जोश दिखाओ, इंस्टा पे कुछ पोस्ट करो। आज मंडे है ना, मुझे लगता है शगुफ्ता, इसीलिए सारे लोग सोच रहे क्या करें क्या करें। मेरे लिए कोई सैटरडे संडे नहीं होता, तो मैं हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हूँ, क्योंकि ये बहुत शॉर्टकट है अपने ऑडियंसेस से कनेक्ट रहने का। अमिता कुछ डाला? मैं भी सोच रही हूँ क्या डालूं सोमवार के बाद, तो रात तक अपडेट मिल जाएगा सभी को। चलिए आप जाके इन सबके अपडेट्स देखिए और बॉलीवुड स्टार्स क्या कुछ कर रहे हैं वो भी देखिए। रुबिन, हाँ साहिबा, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे दिल में। एक प्रॉमिस करो। हाँ। वहाँ और लड़कों से झगड़ा नहीं करोगे? दोस्तों की तरह रहना। बॉस से बात की इंक्रीमेंट के बारे में? अरे कर ली, बोला फटाफट पैसे बढ़ाओ, बड़ी बड़ी कंपनीज मेरे पीछे पड़ी। बड़ी बड़ी कंपनीज? हाँ। अरे तुमने मुझे बताया नहीं कौन? अरे इलेक्ट्रिसिटी, पानी, गैस, इंटरनेट, मोबाइल फोन, बड़े बड़े बैंक्स, मल्टीनेशनल बैंक्स रोज फोन करते हैं। आज 5 मिस्ड कॉल है, किसी का फोन नहीं उठाया मैंने। टीवी का गया हमारा।
आए थे वो बैंक से, ले गए। जिनका फोन नहीं उठा रहे तुम। कल एक बस में एक भौजी पूछ रही है कहाँ के आओ। हमने हमारा ब्याह होगा, अब हम कहूँ के नहीं रहे। इसको समझा दिया? हाँ, सब कुछ बता दिया, मेरे बारे में सब बता दिया, सब कुछ क्लियर। मुझे मिक्सर चाहिए, मैं कचुम्बर चटनी नहीं बना सकता, ग्राइंडर चाहिए, आटा नहीं गूंद सकता, गैस चाहिए, चूल्हा नहीं जला सकता, वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े नहीं धो सकते, डिश वॉशर चाहिए, बर्तन धोना नहीं आता, और बड़ा फ्रिज चाहिए क्योंकि रोज खाना नहीं बना सकते। क्लियर? टीवी। हाँ, दिन में अगर क्रिकेट मैच आ रहा हो तो खाना रात को बनेगा, और डे नाइट मैच होगा, होटल से खाना मंगा लेना। ठीक है। और मार्केट में शॉपिंग करने के लिए मैं जाऊंगा और कोई मुझे हिसाब के बारे में नहीं पूछेगा। जी सेठ जी, और कुछ चीजें? रिश्ता पक्का होने वाला था, तभी उसने अंदर से आवाज लगाई, मम्मी चाय में कितनी सीटी लगाऊं? देखिए, हमारी चाय और इस भजिया के साथ हमने आपको बहुत ही टेस्टी खबरें बताई है और तरह तरह की खबरें बताई है और काफी पॉजिटिव खबरें बताई है। लेकिन अब हमारे लिए अफसोस की बात है कि जाने का वक्त आ गया है। हालांकि कल आपसे मुलाकात जरूर होगी। अब देखिए, चाय, भजिया और इन लड़कियों के साथ 1 घंटा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। कल फिर से होगी आप सभी के साथ मुलाकात। देखिए, खबरों और चर्चा का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और आप बस हमें दुआ में याद रखिए, क्योंकि जिस तरीके से टेस्ट हमारे खाने का बरकरार रहता है, हम कोशिश करेंगे कि खबरों का टेस्ट भी उसी तरीके से बरकरार रहे। चलिए, तो रखिए अपना ख्याल और पॉजिटिव रहिए, दूसरों को भी पॉजिटिव रखिए और खुद भी बहुत खुश रहिए और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।